पहले हम लोग समझते हैं सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि रिकर्जन बोलते किसे हैं। रिकर्जन क्या होता है? तो मैं बोलता हूं कि जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाए उसे बोलते हैं रिकर्जन। एक बार और बोलता हूं, सुनो। जब कोई फंक्शन अपने आप को कॉल करता है जब तक कि हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच जाए उसे बोलते हैं रिकर्जन। तो मैं लिखता हूं, व्हेन अ फंक्शन calling itself until we are not reaches at result is called recursion, राइट। तो देखो, मैं एक फंक्शन बनाता हूं f1 नाम का, राइट। f1 नाम का एक मैं फंक्शन बनाता हूं और मैं क्या करता हूं, f1 फंक्शन को इसमें कॉल करता हूं। तभी क्या मैं पूछूं यहां पे रिकर्जन हो रहा है? हाँ हो रहा है सर। क्यों? क्योंकि सर पहले f1 फंक्शन को हम कॉल करेंगे, यहां से f1 फंक्शन कॉल हुआ तो फिर ये इसका डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, तो ये वाला चलेगा, फिर ये अपने आप को ही कॉल कर देगा, फिर से ये वाला डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपने आप को कॉल कर देगा, फिर ये डेफिनेशन एग्जीक्यूट होगा, फिर ये अपने आप को कॉल कर देगा। इस तरह से ये अपने आप को कॉल करते रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे सर इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है। इनफाइनाइट रिकर्जन, बहुत अच्छा, इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है। क्यों इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है? क्यों इनफाइनाइट रिकर्जन हो रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे बेस केस सेट नहीं है। एक वर्ड निकल के आया बेस केस, समझते हैं? यहाँ पे बेस केसेज सेट नहीं, इसलिए बेस केस बोलते किसको? बेस केस बोलते हैं वो कोड जो फंक्शन को कॉल होने से रोकता है, उसे बोलते हैं बेस केसेज। वो कंडीशन जिस कंडीशन के वजह से फंक्शन अपने आप को कॉल करने से रोकता है उसे बोलते हैं बेस केसेज। आगे चल के एग्जाम्पल से समझाऊं। यहां पे हो रहा है इनफाइनाइट रिकर्जन, लेकिन रिकर्जन हो रहा है क्यों? क्योंकि फंक्शन अपने आप को कॉल कर रहा है, इसलिए। ये बात समझ में हम लोग को आ गया। चलिए मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूं, उसके थ्रू मैं रिकर्जन को समझाता हूं कि रिकर्जन इंटरनली काम किस तरह से करता है। जैसे कि मैं एक कोड लिखता हूं, सारे लोग सुने अच्छे से। मैं लिखता हूं मेन फंक्शन। देखो आज के क्लास से मैं ये श्योर हूं कि अगर तुम इस क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान दे दिए तो रिकर्जन से जो डर लगता है वो डर चला जाएगा। कोई भी क्वेश्चन तुम कर लोगे अगर इस अप्रोच को फॉलो करो तो। मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल देके दिखाता हूं। चलो देखो, मैं कोड छोटा सा लिखता हूं, मेन, फिर मैं लिखता हूं इंट के, फिर मैं लिखता हूं k इज इक्वल टू f1 3, फिर मैं क्या करता हूं इसको प्रिंट करवाता हूं, लास्ट में लिखता हूं रिटर्न 0। ये कोड हो गया मेन फंक्शन। चलो f1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन भी लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे f1 फंक्शन का डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं। f1 फंक्शन का डेफिनेशन इस तरह से है, इंट f1 इंट n, इसके बाद क्या है इंट s, s नाम का एक वेरिएबल बनाए। मैं लिखता हूं इफ n डबल इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, रिटर्न 1, और मैं लिखता हूं s इज इक्वल टू n प्लस f1 n माइनस 1, और मैं यहां पे रिटर्न s करवाता हूं। तो सुनो रिकर्जन किस तरह से काम करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन फंक्शन को। ये इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेन फंक्शन को कौन कॉल करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है मेन फंक्शन को। क्या लिख के कॉल किया होगा? तो ये लिख के मेन, इस तरीके से लिख के ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल किया होगा।
ये बात याद रखो कि जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका डेफिनेशन रैम में लोड होता है। मान लो कि पूरा विंडो रैम 4 GB साइज होगा, 5 कुछ साइज होगा रैम। मान लो कि पूरा विंडो रैम रैम के एक पर्टिकुलर पार्ट में इस मेन फंक्शन का डेफिनेशन लोड होगा। कब लोड होगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन को कॉल करेगा तब। ये बात याद रखो, जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका डेफिनेशन रैम में लोड होता है। राइट, बहुत अच्छे। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा विंडो रैम है, रैम के इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या हुआ, मेन फंक्शन का डेफिनेशन लोड हुआ। ये वाला डेफिनेशन यहां आ गया, ये वाला, ये देखो, ये आ गया यहां। बहुत अच्छी। अब क्या होगा, इसका फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होने से क्या होगा, एक के नाम का वेरिएबल बनेगा और इसमें गार्बेज वैल्यू रहेंगे। फिर ये दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होगा। दूसरा लाइन एग्जीक्यूट होके क्या होगा, ये फंक्शन होगा कॉल, कौन, F1 फंक्शन कॉल होगा। जैसे ही F1 फंक्शन कॉल होगा इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा। तो मान लो कि रैम के इस पार्ट में इस F1 फंक्शन का डेफिनेशन लोड हुआ। कब होगा, जब ये F1 फंक्शन कॉल होगा तो इसका डेफिनेशन इस रैम में लोड होगा। तो ये वाला जो कोड है, ये पर्टिकुलर जो कोड है, ये चला आएगा यहां पे, कोई डाउट नहीं। अब क्या होने वाला है वो सुनो। अब देखो, अब क्या होने वाला है, यहां हम 3 पास कर रहे हैं तो n में रिसीव होगा 3। s नाम का एक वेरिएबल बनेगा जिसमें रहेगा गार्बेज वैल्यू। 3 देखेगा 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल नहीं है 3। समझने की कोशिश करें, लिखने पे ज्यादा ध्यान मत दो, दोबारा से वीडियो देखना, अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक, समझ लो। फिर क्या है, 3 1 के इक्वल है, 3 1 के इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, 3 प्लस F1 3 माइनस 1 दैट इज 2। ये फंक्शन फिर से होगा कॉल। ये फंक्शन फिर से कॉल होगा तो इसका डेफिनेशन फिर से रैम में होगा लोड। ये रैम में लोड होगा। जैसे ही रैम में लोड हुआ तो इस टाइम n का वैल्यू कितना आएगा, n का वैल्यू कितना आएगा, यहां पे क्या है, 3 माइनस 1 दैट इज 2। 2 पास हो रहा है तो यहां पे रिसीव होगा 2। इसके बाद s में क्या आएगा, गार्बेज वैल्यू। फिर देखेगा क्या 2 1 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल नहीं है, ये रिटर्न स्टेटमेंट नहीं चलेगा। फिर क्या होगा, यहां पे लिख के आएगा 2 प्लस F1 2 माइनस 1 दैट इज 1। F1 1 कॉल होगा। जैसे ही F1 1 कॉल होगा फिर से इसका डेफिनेशन रैम में लोड होगा। इसका डेफिनेशन रैम में लोड हुआ। इस टाइम n में आ जाएगा 1। क्यों, क्योंकि यहां से हम 1 पास कर रहे हैं। s में रहेगा गार्बेज वैल्यू। 1 1 के इक्वल है, हाँ 1 1 के इक्वल है, तो रिटर्न स्टेटमेंट चल जाएगा। जैसे ही रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा उसके बाद का कोड कंपाइलर रीड भी नहीं करता। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस कोड और इस कोड को कंपाइलर रीड नहीं करेगा। जो हम वैल्यू रिटर्न करते हैं वो जाता है जो फंक्शन कॉल करता है उसके पास। इसका मतलब रिटर्न 1 कर रहे हैं तो ये किसके पास जाएगा, जिसने इस फंक्शन को, इस F1 फंक्शन को जिसने कॉल किया। F1 फंक्शन को किसने कॉल किया, सर इसने कॉल किया, तो इसके पास आ जाएगा 1 लौट के। 2 प्लस 1 मिलके हुआ 3, s में स्टोर हो जाएगा 3। फिर रिटर्न होगा 3। ये 3 किसके पास जाएगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को किसने कॉल किया, सर इस फंक्शन को इसने कॉल किया, इसके पास आ जाएगा 3। 3 प्लस 3 मिलके हो गया 6, s में स्टोर हो गया 6, रिटर्न हुआ 6। 6 रिटर्न हुआ 6 किसके पास जाएगा, जिसने इस फंक्शन को कॉल किया। इस फंक्शन को किसने कॉल किया, इस फंक्शन को सर इसने कॉल किया, तो इसके पास आ जाएगा 6। के में स्टोर होगा 6। फिर ये लाइन चलेगा सी आउट
मतलब प्रिंट होगा 6 आउटपुट स्क्रीन पे, फिर रिटर्न होगा 0। रिटर्न 0 हम लोग बार बार लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं? रीजन ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है जब उसके पास वैल्यू रिटर्न होके जाता है 0, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ये पता चलता है कि मेरा ये मेन फंक्शन का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मान लो कि रिटर्न 0 कब नहीं होगा? जब इस लाइन में एरर हो या इस लाइन में एरर हो, तभी रिटर्न 0 नहीं चलेगा। तो अगर इस दो लाइन में एरर है तो रिटर्न 0 नहीं चलेगा। तो 0 वैल्यू रिटर्न नहीं हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो वो क्या समझेगा कि ये दोनों मेरा मेन फंक्शन का कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हुआ। समझ में आया? तो ये दो क्वेश्चन इंटरव्यू का बहुत फेमस है कि मेन फंक्शन को कॉल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं? रिटर्न 0 इसलिए लिखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है कि मेरा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये दो बात अच्छे से याद रखें आप लोग। अब देखो, इसी तरह से जिस तरह से मैं डायग्राम बनाया हूं, रिकर्जन भी ठीक इसी तरह से होता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि कोई भी रिकर्जन का क्वेश्चन यदि हम डायग्राम बना के करेंगे तो क्वेश्चन हम बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हैं। कैसे? कोई भी क्वेश्चन को यदि तुम रिकर्जन के कोई भी क्वेश्चन को डायग्राम बना के करोगे, क्वेश्चन को बहुत इजीली अप्रोच कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम भगवान नहीं हो, रिकर्जन का क्वेश्चन देखते ही तुम कोड नहीं लिख दोगे। रीजन है, रिकर्जन का क्वेश्चन जब तुम लास्ट डायग्राम बनाओगे, लास्ट डायग्राम कहने का मतलब ये हुआ कि ये वाला डायग्राम, ये लास्ट डायग्राम, जब तुम लास्ट डायग्राम बनाओगे, लास्ट डायग्राम में जाके तुम फाइनल आंसर लिख पाओ। तो ये बात बिल्कुल पेशेंस रखना कि रिकर्जन का क्वेश्चन है तो एक ही बार में कोड नहीं लिख सकते हम लोग। लास्ट डायग्राम में फुल कोड ऑटोमेटिक लिखाएगा, तुम लोग लिखो। दूसरा चीज जो है वो ये है सोचने वाला। ये पहला चीज ये समझ में आया कि कोई भी क्वेश्चन को डायग्राम की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे, पहला चीज। दूसरा चीज ये समझ में आया कि जितना कोड हमें आता है पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, उतना ही कोड हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग डायग्राम बनाएंगे, हर डायग्राम में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, और लास्ट डायग्राम जब बनेगा तब तक मेरा पूरा कोड लिखा जाएगा। एग्जाम्पल देता हूं, सुनो। जैसे कि एक क्वेश्चन लेके मैं देता हूं, प्रिंट एन नेचुरल नंबर इन रिवर्स ऑर्डर। जैसे कि n का वैल्यू तुम्हें गिवन है 3, तो मुझे प्रिंट कराना है 3 2 1। n का वैल्यू गिवन है 2, मुझे प्रिंट कराना है 2 1। n का वैल्यू गिवन है 1, मुझे प्रिंट कराना है 1। n का वैल्यू गिवन है 4, मुझे प्रिंट कराना है 4 3 2 1। बहुत अच्छे, प्रिंट करवाना। तो पहला दो चीज मैं बोला हूं, डायग्राम बनाना है पहला चीज। दूसरा बताया हूं कि जितना कोड तुम्हें आता है उतना ही कोड तुम लोग लिखो। चलो ठीक है। अगर हम n इक्वल टू 3 के लिए क्वेश्चन कर लेंगे, वही एप्लीकेबल होगा 4 के लिए, वही 1 के लिए, वही 2 के लिए। तो 3 के लिए सॉल्व करते हैं और वो सबके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। 3 के बदले 4 रख देंगे तो 4 के लिए हो जाएगा, 4 के बदले 7 रखेंगे तो 7 के लिए हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब देखो, n का वैल्यू यदि 3 है तो मुझे प्रिंट करवाना है 3 2 1। ये मुझे प्रिंट करवाना। मैं क्या बोला हूं, पहला चीज कि जितना कोड आता है उतना ही लिखो। सर मुझे मेन फंक्शन सिर्फ लिखने आता, ठीक है, उतना ही लिखते। इंट, अभी तक ये मत बोलना कि मेन फंक्शन नहीं लिखने आता। इंट मेन। चलो बहुत अच्छा। सर बहुत से बहुत इतना काम कर सकते हैं कि एक फंक्शन बनाएंगे, इसमें 3 पास करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करवाने वाला है, इसलिए हम इसमें 3 पास कर देंगे। इतना तो हम कर सकते हैं। बहुत अच्छे। एक रिटर्न 0 जनरल हैबिट है लिखने का, वो भी हम लिख सकते। बहुत अच्छे, इतना लिख दी। ठीक सर, यहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हैं ना, इसका मतलब इसका डेफिनेशन भी तो लिखना पड़ेगा। चलो इसका डेफिनेशन लिखते। सर रिटर्न टाइप के बारे में नहीं जानते, नहीं लिखो, ब्लैंक छोड़ो, नहीं जानते। एफ, सर इसके बारे में जानते हैं, फंक्शन का नाम है। 3 इंट टाइप का है, इसलिए यहां लिखेंगे इंट एन।
हो गया ये फंक्शन का डेफिनेशन। सर डेफिनेशन हमें नहीं लिखने आता है, नहीं लिखने आता, छोड़ दो, डन, छोड़ दी। चलिए भाई, अब इसको अब हम लोग क्या बोले कि जितना कोड आता है उतना लिखेंगे। दूसरा स्टेप बोले कि डायग्राम बना के करेंगे। मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन तुम कर दोगे, क्यों? क्योंकि बहुत बार मल्टीपल टाइम तुम इस क्वेश्चन को किए हो, देखे हो, चीटिंग किए हो। चीटिंग करना मतलब क्या, कोई टीचर बताया है, ये कोड याद हो गया है तुम्हें, तो तुम शायद कर दो ये क्वेश्चन। लेकिन रिकर्जन का कोई नया प्रॉब्लम आता है, तुमसे सॉल्व नहीं हो पाता है। रीजन ये है कि तुम इसके हैक्स के बारे में नहीं जानते, जो अगर इस तरीके को तुम फॉलो करोगे, मैं 100% श्योर हूं कि तुमसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैं दिखाता हूं। ये हो गया। इसके बाद क्या करें? तो सर ये बात हम लोग सुने हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी कॉल होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा मेन फंक्शन को, मेन फंक्शन का डेफिनेशन रैम में लोड हो। ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हुआ रैम का एक पार्ट, रैम का एक पार्ट, इसमें इसका डेफिनेशन हुआ लोड। ऐसे ही घर पे बोल बोल के कर, ये हो गया लोड, बहुत अच्छे। फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा तो इसका डेफिनेशन फिर से होगा रैम में लोड। ये हो गया। F1 फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ है? यहाँ है। ये होगा रैम में लोड, ये आ गया यहाँ। अब क्या होगा? ये कब हुआ? जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो इसका डेफिनेशन रैम में लोड, बहुत अच्छे। इस टाइम पे n में आएगा क्या? n में आएगा 3। तुम हमेशा ये सोचो कि मैं फर्स्ट आउटपुट कैसे प्रिंट करवा लूं, तुम सेकेंड थर्ड के बारे में मत देखो। जैसे n का वैल्यू 3 है, तुम ये सोचो कि 3 कैसे प्रिंट कराएंगे। पहला डायग्राम में ये सोचो कि 3 कैसे प्रिंट करवाएंगे, नेक्स्ट डायग्राम में सोचना कि 2 कैसे करवाएंगे, उसके अगले डायग्राम में सोचना कि 1 कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो अभी तो हम सोचते हैं कि 3 कैसे प्रिंट करवाएंगे। तो सर यहां लिख देंगे सी आउट n, तो 3 प्रिंट हो जाएगा। चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट टाइम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं? 2। तो इस फंक्शन को एक बार और कॉल कर देते हैं और 2 प्रिंट करवाना है ना, तो यहां लिखते हैं n-1, तो 3-1 दैट इज 2, 2 पास होगा यहाँ। ये फंक्शन फिर से होगा कॉल, इसका डेफिनेशन होगा रैम में लोड। इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड कब? जब ये फंक्शन हुआ कॉल। इस टाइम n में क्या आएगा? 2 आएगा, n में 2 आया। सी आउट प्रिंट हुआ 2, 2 प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट करवाना है, 2 प्रिंट हुआ। इसके बाद क्या हुआ? 2-1 दैट इज 1, 1 हो। फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, इसका डेफिनेशन रैम में लोड हो। ये लो, इसका डेफिनेशन रैम में लोड हो। इस बार n में क्या आएगा? n में आएगा इस बार 1। सी आउट प्रिंट होगा 1। अब 1-1 होता है 0, फिर से ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, फिर से ये फंक्शन कॉल होगा, तो फिर से इसका डेफिनेशन होगा रैम में लोड। ये फंक्शन कॉल हुआ, इसका डेफिनेशन हुआ रैम में लोड। इस बार n में कितना आया मेरे भाई? 0 आया। प्रिंट क्या हो जाएगा? 0। क्या मुझे 0 प्रिंट करवाना है? नहीं। इसका मतलब वो कोड लिखना होगा जिससे कि ये दोनों कोड चले ही ना। इसका मतलब एक ही तरीका है, रिटर्न स्टेटमेंट अगर लिखते हैं तो रिटर्न के बाद कंपाइलर कोड रीड करता ही नहीं, लेकिन रिटर्न चलाएं कब? तो रिटर्न कब चलाएंगे वो कंडीशन कहलाता है बेस केसेस। तो सर अगर n 0 है तो हम यहां पे रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे, लेकिन रिटर्न हम कुछ भी नहीं करवा रहे, सिर्फ रिटर्न कीवर्ड लिखे हैं, कुछ रिटर्न करवा नहीं रहे। इसका मतलब यहां लिखना होगा वॉइड। वॉइड क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रिटर्न कुछ वैल्यू कर ही नहीं रहे। अगर रिटर्न 0 करते तो यहां इंट लिखते, रिटर्न 1 करते तो इंट लिखते, रिटर्न 4.5 लिखते तो फ्लोट लिखते, बट यहां पे तो कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे, तो यहां लिखना होगा वॉइड। अब तुम एक बात बताओ, ये तुम्हारा हो गया फाइनल कोड। क्या एक बात बताओ, क्या सारे कोड तुमने फर्स्ट डायग्राम में लिख लिया?
क्या हर ब्लॉक में तुमने कुछ इंप्रूवमेंट नहीं किए हो? क्या लास्ट ब्लॉक में जाके तुम्हारा आंसर नहीं मिला है? तो ये पेशेंस रखना होगा कि अगर डायग्राम बना के करेंगे तो लास्ट ब्लॉक तक मेरा आंसर मिल जाएगा। रिकर्जन बेस केस भी तुम्हें लास्ट डायग्राम में जाके समझ में आएगा। ठीक है भाई, अगर तुम्हें ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है तो सुनो ना, तुम एक क्वेश्चन करो, प्रिंट एन नेचुरल नंबर, और इसके लिए मैं तुम्हें 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। एन का वैल्यू यदि 3 है तो मैं चाहता हूं आउटपुट हो 1 2 3। एन का वैल्यू यदि 4 है तो मैं चाहता हूं आउटपुट हो 1 2 3 4। एन का वैल्यू 5 है तो मैं चाहता हूं आउटपुट हो 1 2 3 4 5। ये मैं चाहता हूं मेरे भाई, तुम मुझे करके बताओ।